कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है, ये तो वक्त है जनाब बदलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री दर्शन में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए भारत के पठार में केंद्रीय उच्च भूमि को हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पूर्वी का पठार पढ़ेंगे कि पूर्वी का पठार, दक्कन का पठार, उससे आगे वाले पार्ट पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पूर्वी का पठार के अंतर्गत 3 भाग आते हैं पूर्वी के पठार को। एक तो छोटा नागपुर का पठार, दूसरा छत्तीसगढ़ का पठार, तीसरा दंडकारण्य का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार ये किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत भी 3 भाग आते हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल पहाड़ी। जो रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्योंकि दामोदर नदी में भारत में सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त किया जाता है। दामोदर नदी से भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस नदी से निकलता है? दामोदर नदी से। और विश्व में सबसे ज्यादा कोयला किस नदी से निकलता है? जर्मनी में एक नदी है रूर नदी। रूर नदी जो कहां पर है? जर्मनी में। तो दामोदर नदी की तुलना किस नदी से की गई है? जर्मनी के रूर नदी से की गई है। और चूंकि ये झारखंड राज्य में है इसलिए झारखंड को क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य से सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त किया जाता है। यही दामोदर नदी की सहायक नदी है आपकी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी में क्या है कि जब औद्योगिक संस्थानों से आने वाला जल जब स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है तो वहां पर पाए जाने वाले जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण स्वर्णरेखा नदी को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। तो भारत की एक ऐसी नदी जिसको मरुस्थलीय नदी, किस नदी को कहते हैं? स्वर्णरेखा नदी को, क्योंकि औद्योगिक संस्थानों से आने वाला जल जब इस नदी में मिल जाता है तो वहां पर जितने भी जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण स्वर्णरेखा नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। और आगे देखते हैं कि इसके बाद जो हमारा है छत्तीसगढ़ का पठार। दूसरा पॉइंट, पूर्वी के पठार में छत्तीसगढ़ के पठार, चूंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ का पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ पठार के से होती हुई महानदी किस पठार से होती हुई बहती है? छत्तीसगढ़ के पठार से। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। और चावल का कटोरा किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल को कहते हैं। अब देखते हैं दंडकारण्य, जो पूर्वी के पठार का तीसरा पॉइंट, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़। जो 5 राज्यों में ये फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। तो इस पठार से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी इस पठार से निकलती है। तो इंद्रावती नदी जब आगे बढ़ती है तो इस नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। इस जलप्रपात की तुलना किससे? नियाग्रा जलप्रपात से की गई है, इसलिए इसे चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो ऐसा जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की कहते हैं, किसको कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को, क्योंकि इसकी तुलना किससे की गई है? नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। और एक चीज देखते हैं कि दंडकारण्य पठार, मान लीजिए ये दंडकारण्य पठार है और इसके दक्षिणी भाग, दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग में को क्या कहते हैं? बस्तर का पठार कहते हैं।
और एक स्वर्णरेखा नदी में एक पॉइंट और है कि स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। अभी हमने क्या देखा? छोटा नागपुर का पठार देखा, छत्तीसगढ़ का पठार देखा, दंडकारण्य का पठार देखा। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, दक्कन का पठार। पूर्वी का केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी का पठार हो गया। अब दक्कन का पठार देखते हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है? दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं? जो सीढ़ी नुमा आकृति होती है उसको ट्रैप कहते हैं। जैसे ये सीढ़ी नुमा आकृति है, इसको क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में तो दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ है। बेसाल चट्टानों से हुआ है। बेसाल चट्टानों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाने के कारण यहाँ पर क्या, कपास की खेती ज्यादा होती है और कपास से क्या बनाए जाते हैं? सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र की 4 प्रमुख पर्वत हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई चोटी, जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कर्नाटक का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में है। इस पर बाबा बुदान पर्वत स्थित है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक राज्य में है और इस पर क्या है? बाबा बुदान पर्वत स्थित है। और बाबा बुदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुंद्रेमुख चोटी। बाबा बुदान पर्वत की सबसे है। और इस बाबा बुदान पर्वत जो कि कर्नाटक में है, इससे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो लौह अयस्क किस राज्य से प्राप्त किया जाता है सबसे ज्यादा लोहा? तो कर्नाटक से। अब आगे चलते हैं। दक्कन के पठार का तीसरा पॉइंट है आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो रॉयल सीमा और दूसरा तेलंगाना। रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना किस राज्य में है? तेलंगाना में है। इसके रॉयल सीमा और तेलंगाना के मध्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। अब आगे देखते हैं हम उत्तर पूर्वी का पठार और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर पूर्वी पठार और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। जो उत्तर पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार, यह किस राज्य में है? यह मेघालय राज्य में है। यह मेघालय राज्य में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं। मेघालय में इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत 3 प्रमुख पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। 3 प्रमुख पहाड़ियां आती है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो खासी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कॉकरेक चोटी। कॉकरेक चोटी जो कि उत्तर पूर्वी पठार और मेघालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। और जो खासी पहाड़ी है, इस पर विश्व का भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम है स्थित है। मासिन राम। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम, जो कि मेघालय में स्थित है। अब आगे देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार के बाद दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत
4 प्रमुख पहाड़ियां आती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, कॉडबिम एवं पालनी। जो नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोड़ा बेटा चोटी। जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो अनाईमुड़ी चोटी है, इसकी सबसे अनाईमुड़ी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी चोटी। अनाईमुड़ी चोटी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोड़ा बेटा चोटी है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और ये सेकंड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। दोड़ा बेटा चोटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। इस कारण ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी चोटी केरल राज्य में है, इस कारण ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी, अन्नामलाई और काडबिम, ये तीनों जो पर्वत हैं, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। क्या है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा में यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई और काडबिम, ये जो 3 प्रमुख पर्वत हैं। तो जब मानसून हमारा बनता है तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और काडबिम पर्वत से टकराता है। तो इस कारण जो इस साइड तमिलनाडु का क्षेत्र है, जिसमें बारिश नहीं होती है ग्रीष्म ऋतु में, इस कारण इसको क्या कहते हैं? जो इस साइड जो तट है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। जो इसलिए तमिलनाडु में वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु के लौटते हुए मानसून के कारण जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बाढ़ आती है। जो नीलगिरी, अन्नामलाई और काडबिम केरल, तमिलनाडु की सीमा पर है। और पालनी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। अब आगे एक प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के मध्य में एक घाटी है, जिसका नाम है शांत घाटी, साइलेंट वैली। शांत घाटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट वैली। ये था आज का भारत के पठार का प्रमुख, जिसमें हमने पूर्वी का पठार, दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। आज भारत का पठार खत्म होता है। कल हम आगे भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।